हेलो गाइस, वेलकम टू यू ऑल। सो मैंने एक क्वेश्चन आप लोग को दिया था कि कोई भी आपके पास अगर एक पैकेट का सैंड का पैकेट है या फिर कोई राइस का पैकेट है अगर आपके पास, तो उस पैकेट को अगर आप उठाकर ग्राउंड के ऊपर अगर वो राइस को आप रखोगे पैकेट से निकाल कर, तो वो एक हीप बनेगा। ओके, तो वो हीप कैसा बनेगा, कौन शेप में? तो हमारा क्वेश्चन ये था कि ये कौन शेप में ही क्यों ले रहा है, ये कौन शेप ही क्यों बन रहा है। ओके, आप सिंपल सा आप देख रहे होगे, घर पे भी आप चावल रखो इस तरह से, चावल हो या फिर आपके पास गेहूं हो, वीट हो, या फिर आप शुगर ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, कुछ भी चीज, तो आप उसको अगर इस तरह से रखोगे, सॉलिड होती है, अगर इस तरह से रखोगे आप, तो वो कैसा एक बनेगा। और थोड़ा सा धीरे से रखना है, नहीं ऐसे नहीं कि पूरा आपको हेफाजत करके नहीं रखना है, आपको धीरे से रखना है। तो देखिए वो आपको एक हीप बनेगा, और वो हीप किस शेप में होगा, ये आपको एक कोन शेप में बनेगा, और ये कैसा होगा, आपको सॉलिड कोन बनेगा। तो इसका रीजन क्या है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन पहले हम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये यूनिवर्स का लॉ है कि किसी भी बॉडी के पास अगर एनर्जी ज्यादा होती है तो वो अनस्टेबल होती है, ये यूनिवर्स का लॉ है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं इससे कि अगर सबको सपोज आपको अगर ढेर सारा पैसा दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे? अगर आपको ढेर सारा पैसा दिया जाए तो आप सोचोगे मैं ये भी खरीद लूंगा, वो भी खरीद लूंगा, ये भी ले लूंगा, मैं वो भी ले आऊंगा अपने पास, मेरे पास ये सारा चीज होना चाहिए। ठीक है, तो जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी क्या होता है, घटती है, अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो रैंडम मोशन में आ जाता है, हमारा माइंड का जो थिंकिंग है वो रैंडम मोशन में आ जाता है, तो वो अनस्टेबल होता है। ओके, तो मतलब जिसके पास ज्यादा एनर्जी वो ज्यादा अनस्टेबल। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने 8-9 क्लास में पढ़ा था कि जिसके पास ज्यादा स्टेबिलिटी होती है वो अर्थ के सबसे करीब रहता है। आपको एक एग्जांपल में देता हूं कि सपोज आपके पास 2 बॉल है, ये मान लीजिए आपका अर्थ की सरफेस है, तो आपने एक बॉल को उछाला, तो सपोज ये बॉल अगर आपने इस जगह से थ्रो किया तो ये पोजीशन नंबर 1 यहां तक आई, फिर थोड़ी देर ऊपर गई, ये पोजीशन नंबर 2 सपोज इस प्लेस में आकर आ गई। तो आप देखो कि अर्थ से किसकी डिस्टेंस ज्यादा है, इसकी या फिर इसकी? इसकी डिस्टेंस कम है और इसकी डिस्टेंस आप देखो ज्यादा है, मतलब H1 इज लेस देन H2। अगर H1 की हाइट कम, इसकी इस टाइम पोजीशन 1 पे हाइट इसका कम है, पोजीशन 2 पे हाइट इसका ज्यादा है, इसका मतलब है कि इसके पास ज्यादा एनर्जी है, इसके पास। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, PE इक्वल टू mgh। तो जिसकी हाइट ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, और जिसकी एनर्जी ज्यादा वो क्या हो जाएगा, मोर अनस्टेबल। तो मतलब एनर्जी ज्यादा होने से अनस्टेबिलिटी आ जाता है। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ये जो बॉल है, इस बॉल का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, हम लोग जानते हैं। ओके, तो इसका जो आंसर है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लिंक्ड है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, सबको आपको मालूम होगा कि जिस पॉइंट पे हम लोग, एक पॉइंट ऐसा होता है ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर बाहर, जिस जगह हम वो सारा मास का, वो पूरा एक इस बॉडी का मास को एक कंसंट्रेट मास हम लोग मान सकते हैं, कंसंट्रेट मास उस जगह पे मान सकते हैं, और इसी बॉडी पे, इसी वाले पॉइंट पे हम लोग वेट लिखते हैं। ओके, तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये था कि ये कोन ही क्यों बन रहा है, सॉलिड स्फीयर क्यों नहीं बन गया, एक क्यूब क्यों नहीं बन गया, सॉलिड क्यूब क्यों नहीं बन गया, ये मेरा क्वेश्चन था। तो दोस्तों इसका रीजन ये है कि इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, इस कोन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सपोज इस कोन का हाइट अगर हम लोग लेते हैं h, इस कोन का हाइट इफ h लेते हैं, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होती है, h/4 फ्रॉम बॉटम
नीचे से आपको h/4 में बनती है, ये h/4, और इसी पॉइंट में आपको होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कहां से? फ्रॉम ग्राउंड से h/4। सपोज ये 40 सेंटीमीटर का है, तो नीचे से आपको 10 सेंटीमीटर ऊपर जाइए, आपको ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगी। ओके, इस पॉइंट में दोस्तों मैंने क्या बताया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर यहां पर है इस बॉल का, और जब ये पोजीशन नंबर 1 में, पोजीशन नंबर 2 में आप देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां होगी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसकी डिस्टेंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस अर्थ से किस केस में कम है? इस केस में कम है, मींस ये ज्यादा स्टेबल है। तो दोस्तों ठीक दोस्तों यही होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आप इसको देखोगे, या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप अगर इसको देखोगे, तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो डिस्टेंस है ना, सपोज ये D1 ले लीजिए, ये D2 ले लीजिए, ये D3 ले लीजिए, तो D1 जो होता है ये सबसे कम होता है, D2, D3। ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डिस्टेंस है फ्रॉम बेस या फिर फ्रॉम ग्राउंड बोलिए आप, कौन की शेप, कौन का केस में, या फिर आप बोलिए कि किसमें, इन कंपैरिजन टू स्फीयर में, या फिर इन कंपैरिजन टू क्यूब में, या फिर आप कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर ले लीजिए, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो डिस्टेंस होती है ना अर्थ से, वो सबसे कम होती है कौन का केस में। तो डिस्टेंस अगर सबसे कम है तो इसका मतलब है कि ये इसकी जो पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो अर्थ से बहुत नजदीक है, और अर्थ से नजदीक है इसका मतलब है क्या है, वो मोर स्टेबल है। तो हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्स में बॉडी वही सरवाइव करती है जो स्टेबल होती है, जो अनस्टेबल होती है वो सरवाइव नहीं करती है। तो इसलिए दोस्तों ये कौन शेप बनता है, क्यों? क्योंकि कौन शेप इज मोर स्टेबल देन, मैं सॉलिड कौन की बात कर रहा हूं। ओके, ये सॉलिड कौन है, मैं सॉलिड कौन की बात कर रहा हूं, तो कौन शेप इज मोर स्टेबल देन स्फीयर देन। तो दोस्तों ये आपका एक्यूरेट आंसर हुआ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज वेरी लेस इन सॉलिड कोन एज कंपेयर टू द स्फीयर, एज कंपेयर टू द क्यूब, सॉलिड क्यूब, और एज कंपेयर टू अदर सॉलिड ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। थैंक यू सो मच।